नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर रोहित और अनिका दोनों ही यशवंत मल्होत्रा को अब मल्होत्रा हाउस से लेकर जा रहे थे। तो यहाँ पर वो सब रास्ते में थे। तो अब यहाँ पर अब यशवंत पीछे गाड़ी में पड़ा हुआ कहता है, सच में करण गुलेरिया वैसा ही है जैसे उसका दामाद रोहित मारवा। ये सुनते ही अब अनिका पीछे मुड़कर कहती है कि मेरे पापा में ऐसी कौन सी कमी है, जरा मुझे भी तो बताया ना। और वैसे भी एक मिनट, आप तो उसे बहुत ही पसंद करते थे ना। तो यहाँ पर अब यशवंत मल्होत्रा कहता है, वो देवराज का बेटा और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुमसे किसने कहा है? हाँ, मैं अपनी आखिरी सांस तक भी उस करण की शादी स्वाति से नहीं होने देता। मैं चाहता था कि स्वाति की शादी धनंजय से हो और रेवती की शादी करण से, ताकि फिर जब स्वाति की जो औलाद हो वो फिर राजमहल को वो संभाले और फिर मैं समय आने के बाद यहाँ पर उनकी अपने ही हाथों से उन्हें मार देता। क्योंकि स्वाति धनंजय के बच्चे को जन्म देती, तब मैं उसे और धनंजय को मार देता। उसके बाद राजमहल मेरा हो जाता। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद तो अब अनिका का गुस्सा मानो चरम सीमा पर था। अनिका को यहाँ पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तो वहीं रोहित अब अपने मन में ही सोच रहा था, लाइक सीरियसली, सच में करण पापा कितनी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं। हाँ, करण पापा ने तो हमें कुछ और ही सुनाया था कि यशवंत मल्होत्रा यानी कि स्वाति के पिता तो उसे पहली नज़र में देखते ही उन्होंने उसे पसंद कर लिया था। उनकी बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही है। यशवंत से तो मुझे कुछ और ही पता चला है। अरे, आपने हमें सब कुछ हैप्पी सुनाया था ना, लेकिन देखो यहाँ तो ये उनको फूटी आँख भी नहीं पसंद है। चलो आज चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन आज पापा के बारे में कुछ तो पता चला। वैसे मेरे वक्त तो उन्होंने मुझे काफ़ी परेशान किया था, और वो भी ये जानते हुए कि अनिका मेरे बच्चों की माँ है। फिर भी वो मेरी और अनिका की शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन अब खुद देखो, सच में उन्होंने ये बात तो मुझे बिल्कुल भी नहीं बताई। अब मुझे लग रहा है शायद वो मुझसे वही बदला लेना चाह रहे थे जो यशवंत ने करण के साथ लिया है। अब मुझे सच में, अब मैं भी पापा के मजे लूँगा, बस एक बार सारी सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो जाए। वाह, सच में क्या खबर मिली है, थैंक गॉड कि कम से कम मुझे ये सब तो पता चला। ये सब सोचते हुए ही जहाँ रोहित के चेहरे पर एक शरारती स्माइल थी, जिसे यहाँ पर अनिका ने भी नोटिस कर लिया था। अनिका ने रोहित के चेहरे पर ये स्माइल क्यों थी ये भाप लिया था। और अब अनिका यहाँ पर रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, अभी अपने ख्यालों से बाहर आइए। आपके दिमाग में जो चल रहा है अभी के लिए उसे पॉज कीजिए। और वैसे भी मेरी कैब आ गई है, मैं चलती हूँ। ये कहते हुए ही अनिका यहाँ पर दरवाजे को खोलकर अब वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो वहीं रोहित भी अनिका को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर अनिका अब अपने मन में सोचती है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मिस्टर मारवा इस वक्त अपने आपके दिमाग में क्या सब चल रहा है। हाँ, मैं अच्छी तरह से आपको जानती हूँ। आप जरूर उसी बारे में सोच रहे हैं कि पापा ने हमें कौन सी कहानी सुनाई थी। और अब आपको भी एक बहुत ही अच्छी खबर मिल चुकी है पापा को चिढ़ाने के लिए। हाँ, ये मैं अच्छी तरह से सोच रही हूँ। और ये सोचते हुए ही अब अनिका वहाँ पर अपने कैब के पास जाकर अब वहाँ पर कैब में बैठ जाती है। और अब वो कैब ड्राइवर अब अनिका को गुलेरिया हाउस के लिए लेकर जाने लगता है। इधर गुलेरिया हाउस में अब तक नानी माँ और किशन मामा भी वहाँ पर गुलेरिया हाउस में पहुँच जाते हैं, क्योंकि जैसे ही उन्हें न्यूज़ चैनल पर पता चला अलीशा और आकाश के बारे में, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए। इसलिए वो दोनों भी यहाँ पर गुलेरिया हाउस में पहुँच चुके थे, क्योंकि क्रिश तो पहले ही अंजलि मल्होत्रा को लेने के लिए यहाँ पर आ रहा था। लेकिन क्रिश के वहाँ से निकलने के बाद अब जब किशन मामा और नानी को ये सब पता चला, तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए और वो भी यहाँ आ जाते हैं।
या नानी माँ को देखकर अब राजलक्ष्मी कहती है, आइए आइए नानी माँ। राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही अब नानी माँ कहती है, बेटा बेटा वो अंजलि कहाँ है, मुझे एक बार अंजलि से मिलना है। वो ठीक तो है ना, क्योंकि देखो जो कुछ हुआ वो सच में बहुत ही बुरा हुआ है, उसमें अब पता नहीं मेरी अंजलि की कैसी हालत होगी। नानी माँ की इस बात पर अब राजलक्ष्मी कहती है, वो तो मेडिकल रूम में है, मैं वहीं से ही आ रही हूँ। अभी वो बेहोश हैं क्योंकि उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है। ये खबर ही कुछ ऐसी थी कि वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही अब नानी माँ कहती है, बेटा कोई नजर नहीं आ रहा है, करण राजीव और बाकी सब ये सब कहाँ है, और स्वाति कहाँ पर है। अब नानी माँ की ये बात सुनते ही अब राजलक्ष्मी कहती है, वो आंटी तो लतिका और यश के साथ है। ये कहते हुए ही अब राजलक्ष्मी अब शारदा से कहती है, शारदा आंटी एक बार आप इन्हें बच्चों के रूम में लेकर जाइए, वहां पर स्वाति आंटी भी है, ये उनसे मिल लेंगी। ये सुनते ही अब शारदा भी नानी माँ के पास आकर अब उनकी व्हीलचेयर को पकड़कर एलिवेटर की तरफ लेकर जाने लगती है। इधर स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में यहाँ पर करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल दोनों ही यहाँ पर हेडक्वार्टर में पहुंच चुके थे। वो दोनों भी यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास के कैबिन में थे और उन्हें अब इंस्पेक्टर अब्बास से वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो फॉल्स न्यूज़ दिल्ली में चल रही है, यानी कि आलिशा और आकाश की मौत की, वो उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दें, क्योंकि अभी तक तो लोगों का उस खबर के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि अभी तक स्पेशल डिपार्टमेंट से किसी भी ऑफिसर ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन अपने कैबिन में यहाँ पर करण और धनंजय की ये सारी बातें सुनकर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, देखिए मैं आप दोनों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे जब वो दोनों जिंदा है तो भला मैं उन्हें कैसे मृत घोषित कर सकता हूँ। देखिए पहले तो हमें जब बॉडी मिली थी तो हमें डाउट था, जब वो डेड बॉडी हमारे वहाँ पर मिली तो एक पल के लिए हमें लगा था कि ये दोनों उन्हीं की बॉडी हैं, लेकिन अब उन दोनों की डीएनए रिपोर्ट आ गई है, तो अब मैं सब कुछ जानते हुए मैं ये झूठ अपने मुंह से नहीं कह सकता। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, इसीलिए ही तो हम यहाँ पर आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना। हम जानते हैं ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं है। आप एक दूसरी रिपोर्ट बनाइए जिसमें ये यकीन हो जाए कि वो रिपोर्ट आकाश गुलेरिया और आलिशा पीरामल की ही है, क्योंकि देखिए ये केस अब आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपके लिए ये करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये सुनते ही अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, देखिए मिस्टर करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल, मैं आप दोनों की बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी अब धनंजय पीरामल उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहते हैं, इंस्पेक्टर अब्बास, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अब आप मेरी एक बात सुनिए। आपको याद है सालों पहले आप राजमहल में आए थे, क्या आपको वो याद है या आप भूल गए? उस समय आप कविन रेवती से मदद मांगने के लिए आए थे एक केस के सिलसिले में। अब धनंजय की इस बात को सुनकर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है, भला मैं उस केस के बारे में कैसे भूल सकता हूँ। इवन मैं आपका और करण गुलेरिया का तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ कि आप दोनों ने उस केस को सोल्व करने में मेरी बहुत मदद की थी। इतनी मदद कि शायद कोई भी किसी की ना कर सके। भले ही वो केस अब तक सोल्व नहीं हुआ है, लेकिन मैं उसी के लिए आप दोनों का हमेशा से आभार प्रकट करता रहूँगा। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक है, अगर आप हम दोनों के शुक्रगुजार हैं तो इसीलिए ही तो हम आपके सामने ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए आपकी एक छोटी सी हेल्प हमें इस केस में आगे बढ़ने में बहुत बड़ी लीड दे सकती है। करण गुलेरिया की फिर से इसी केस के बारे में ये बात सुनकर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, मैं आप दोनों की ऐसे कैसे हेल्प कर दूं। हाँ, आपने मुझे अब तक नहीं बताया है कि 15 साल पहले आप दोनों के साथ क्या हुआ था। अरे मुझे तो उस समय सच में जो भी कुछ उस समय पता चला, मेरे लिए वो सबसे बड़ी दुखद घटना थी। इवन जब मैंने
आप दोनों को फिर से अपनी आंखों के सामने देखा तो भी आपने फिर से मुझे वो सारी बातें नहीं बताई। और धनंजय आपकी मौत की खबर तो फैल ही गई थी ना कि अब आप इस दुनिया में नहीं रहे और करण गुलेरिया की याददाश्त चली गई थी। तो बताओ मैं कैसे पता करता? आप दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि मैंने कितने वक्त तक मैं एक गिल्ट में था कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ना मैं अपने उस केस में आप दोनों को इन्वॉल्व करता और ना ही धनंजय की मौत होती और ना ही करण की याददाश्त जाती। ये मैं इस गिल्ट में इतना था कि मैं अपने आप को माफ़ भी नहीं कर रहा था। और पता है सालों बाद आपके दोनों के बच्चों ने फिर खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के केस को हैंडल किया और हम सच बताएं तो काफ़ी हद तक क्रिस्टोफर तक पहुंच भी गए थे, लेकिन वो फिर से मेरे हाथ से बचकर निकल गया। अब इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया दोनों ही अब एक दूसरे को देखने लगते हैं। और यहाँ पर अब धनंजय पीरामल अब करण गुलेरिया से कहते हैं, तुमने देखा है जब क्रिस्टोफर बड़ा हो गया, क्या तुमने उसे देखा था? ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, मैं उसे कभी नहीं मिला हूँ धनंजय, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। उस वक्त क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उस समय सच में स्वाति के वियोग में बिल्कुल भी जीना नहीं चाहता था। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, इंस्पेक्टर अब्बास क्या आपके पास क्रिस्टोफर की फोटो है? क्योंकि जैसे ही यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास ने धनंजय और करण के सामने क्रिस्टोफर की बात कही तो अचानक से अब धनंजय को क्रिस्टोफर की याद आ जाती है। वो उसके चेहरे को देखना चाहता था कि आखिर वो दिखने में कैसा है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं कि क्रिस्टोफर यानी कि आशीष डोगरा, अरे उसकी पुरानी फोटो मेरे पास जरूर होगी। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, पुरानी फोटो का क्या मतलब है? क्या उसकी अभी कोई करंट की फोटो नहीं है? इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, एक्चुअली उसके चेहरे पर एक्सीडेंटली एसिड गिर गया था। वो अनिका ने मुझे बताया था कि जब उन्होंने क्रिस्टोफर को पकड़ लिया था तो वो अनिका से भागने की कोशिश कर रहा था और उसी वक्त उसके साथ वो इंसिडेंट हुआ था कि उसके चेहरे पर एसिड डलने की वजह से उसका पूरा चेहरा झुलस गया था। और इतना ही नहीं, अनिका ने ही फिर उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी भी की थी। इससे पहले कि वो उसके चेहरे की पट्टी हटाती वो तब तक वहाँ से फिर से भाग चुका था। मुझे उसकी बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि उसके बाद वो मुझे नहीं मिला। और ये कहते हुए ही वो अपने ड्रॉर में से अब कुछ फोटोग्राफ्स को निकालने लग जाते हैं। अब उन फोटोग्राफ्स को निकाल कर अब वो यहाँ पर क्रिस्टोफर की फ़ोटो को निकाल कर अब यहाँ पर धनंजय को दे देते हैं। और इधर जैसे ही इंस्पेक्टर अब्बास ने उस फोटो को धनंजय को दिया तो उस फोटो को देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ये था क्रिस्टोफर का चेहरा। हाँ, अब धनंजय की इस बात पर इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, क्या आप इनसे पहले मिल चुके हैं? इंस्पेक्टर अब्बास के इस सवाल पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ मिल चुके हैं, लेकिन जब हम इससे मिले थे तब ये कुछ 18 साल का ही होगा। करण की इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, आपको मुझे सब कुछ बताना होगा। देखिए मुझे अब इससे ये सारी टूटी हुई कड़ियों को जोड़ना है। आपको जितना इसके बारे में पता है आप मुझे वो बताइए। उसके बाद ही फिर मैं तय करूँगा कि मुझे आकाश गुलेरिया और आलिशा पीरामल के केस में आपकी हेल्प करनी भी है या नहीं। लेकिन उसके लिए आपको मुझे सच बताना होगा। आप देखिए इस बार मुझसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल दोनों ही अब एक दूसरे को देखने लगते हैं कि क्या उन्हें भी ये सब कुछ बताना चाहिए या नहीं, क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर उन्हें आकाश और आलिशा की इस खबर को सही प्रूव करना था तो उन्हें अब ये सब कुछ अब इंस्पेक्टर अब्बास को बताना ही होगा। इधर पेरिस में बूढ़े किंग के पैलेस में रिया ने अपने फ़ोन पर यह न्यूज़ देख ली थी कि उनकी मासी और उनके आकाश मामा अब इस दुनिया में नहीं रहे। रिया ने यहाँ पर जब पूरी की पूरी न्यूज़ को सुना तो वो अब अपने फ़ोन को बेड पर रखते हुए वो अब अपने रूम से चीखते हुए वहाँ से बाहर निकल जाती है और अब अपने कमरे से बाहर आकर अब अपने बगल के रूम में जाकर अब वो यहाँ पर दरवाजे को नॉक करने लगती है। और अब यहाँ पर रिया दरवाजे को नॉक करते हुए साथ के साथ चिल्ला रही थी, आर्यन देखो दरवाज़ा खोलो, इट्स अर्जेंट, प्लीज़ आर्यन जल्दी दरवाज़ा खोलो। ये कहते हुए रिया अब यहाँ पर जोर जोर से
दरवाजे को नॉक करने लगती है, मानो एकदम से रिया को किसी बात का गहरा सदमा लगा हो। इधर कुछ देर के बाद जैसे ही दरवाजा खुला तो सामने आर्यन खड़ा हुआ था। आर्यन को देखकर अब रिया कहती है, आर्यन क्या तुमने न्यूज़ सुनी? रिया की ये बात सुनते ही आर्यन कहता है, नहीं रिया, अभी तक तो नहीं। वो तो बड़ी ने मुझे मैथ्स के जो सम दिए थे ना, तो मैं बस उन्हें ही सोल्व करने में बिजी था। वो क्या है ना कि उनके दिए हुए सम्स को मैं भी पूरा सोल्व नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैंने अभी टीवी ही नहीं देखा, ना ही फ़ोन को। वैसे तुम किस न्यूज़ की बात कर रही हो और तुम इतना हाफ क्यों रही हो रिया? क्या हुआ है? तुम बताओ, तुमने क्या देखा है रिया? और हाँ, पहले तुम अंदर आओ और थोड़ा सा आराम करो। देखो मुझे तुम टेंशन में लग रही हो। यहाँ पर अभी रिया और आर्यन बात ही कर रहे थे कि तभी अब यहाँ पर अलेक्जेंडर का रूम खुलता है और यहाँ पर अब अलेक्जेंडर भी अपने कमरे से बाहर आ जाता है। जैसे ही यहाँ पर अलेक्जेंडर भी बाहर आ रहा था तो तभी उसे आर्यन और रिया दोनों ही वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो वह अलेक्जेंडर आर्यन और रिया से कहता है, अच्छा हुआ कि तुम दोनों मुझे यहीं पर ही मिल गए। क्या तुम दोनों ने न्यूज़ सुनी है? क्योंकि यहाँ पर अलेक्जेंडर का भी सेम यही रिएक्शन था जो कि रिया का था, क्योंकि अब तक अलेक्जेंडर भी इस न्यूज़ के बारे में सुन चुका था। अलेक्जेंडर की इस बात पर अब रिया कहती है, हाँ, मैंने सुना है। मैंने देखा कि वो मामू और मासी की न्यूज़ पूरे के पूरे सभी न्यूज़ चैनल पर वही चल रही है। अब रिया की ये बात सुनते ही आर्यन कहता है, क्या न्यूज़ है? मासी और मामा को क्या हुआ है? उनके बारे में क्या न्यूज़ चल रही है? क्या कोई मुझे भी बताएगा? आर्यन की इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है, वो क्या है ना आर्यन, उनकी डेथ की न्यूज़ चैनल पर चल रही है। अलेक्जेंडर ने जैसे ही ये कहा, इस बात को सुनकर तो आर्यन को एक बहुत बड़ा शौक सा लगता है। और अब यहाँ पर अब आर्यन कहता है, क्या तुम दोनों सच कह रहे हो? देखो मैं इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। जरूर कुछ गलत हुआ है या फिर किसी को गलत फहमी हुई है। अरे मासी और आकाश मामा को कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो ठीक हैं। इधर आर्यन की इस बात पर अब रिया कहती है, झूठ क्यों बोलेंगे आर्यन हम? हाँ, भला हमें झूठ बोलने से क्या मिल जाएगा? देखो, मुझे पिंकी और लतिका से मिलना है, क्योंकि इस वक्त उन दोनों को मेरी ज़रूरत है। वहाँ पर पिंकी और लतिका के ऊपर ना जाने क्या बीत रही होगी, क्योंकि पिंकी ने अपने पापा को खोया है तो लतिका ने अपनी माँ को। रिया की ये बात सुनते ही आर्यन कहता है, चलो फिर देखते हैं। पहले एक बार हम दादी माँ से मिलते हैं और इसके बारे में दादी माँ से बात करते हैं, शायद उन्हें इसके बारे में कुछ पता हो। अब ये सुनते ही अब रिया और अलेक्जेंडर दोनों ही कहते हैं, ठीक है फिर जल्दी से चलो, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। इधर एक दूसरे से बात करते हुए ही अब तीनों बच्चे यहाँ से एलिवेटर की तरफ बढ़ जाते हैं। और अब जैसे ही वो एलिवेटर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद अब वो यहाँ पर 4th फ्लोर के बटन को प्रेस कर देते हैं। कुछ इस मिनटों के बाद अब यहाँ पर वो 4th फ्लोर पर आ जाते हैं। जैसे ही वो यहाँ पर 4th फ्लोर पर आते हैं तो उन्हें सामने अपने रूम से आ रही दादी माँ ही खुद दिखाई देती हैं, क्योंकि आयशा मारवा खुद अपने कमरे की से बाहर आ रही थी। तीनों बच्चों को इस तरह से एक साथ देखकर अब आयशा मारवा तीनों से ही कहती है, क्या हुआ है बच्चों? वैसे अच्छा ही हुआ कि आप तीनों मुझे यहीं पर ही मिल गए। दादी माँ तो बस आप तीनों से ही मिलने के लिए आ रही थी। अपनी दादी माँ की ये बात सुनते ही अब रिया जो कि अभी अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, रिया अपनी दादी माँ को एकदम अपने सामने देखकर रिया दौड़कर आयशा मारवा के पास जाकर अब उसे एक जोर का हक करते हुए कहती है, दादी माँ मुझे गुलेरिया हाउस जाना है। प्लीज़ दादी माँ, मुझे अभी के भी गुलेरिया हाउस लेकर चलो। रिया की ये बात सुनते ही भी यहाँ पर आयशा मारवा कहती है, रिया क्या हुआ है बेटा? सब ठीक तो है ना? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? आखिर हुआ क्या है? इस बात पर अब वहाँ पर अलेक्जेंडर कहता है,
दादी माँ, वो इंडिया की न्यूज़ है कि आकाश मामू और आलिशा मासी की डेथ हो गई है। हमने अभी अभी न्यूज़ चैनल पर देखा है। अब यहाँ पर ये सुनते ही तो आयशा मारवा कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप तीनों? क्या क्या ये सच है? और अगर ये सच हो तो ये सब हुआ कैसे? देखो बच्चों, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस बात पर अब रिया कहती है, पता नहीं दादी माँ, ये सच है या झूठ है। यहाँ पर तो मैं अब किसी से फ़ोन पर भी बात नहीं कर सकती हूँ। अब बताओ मैं किससे फ़ोन करके पूछूँ कि ये खबर सच्ची है या झूठी? इसलिए प्लीज़ प्लीज़ आप अलेक्जेंडर के बड़ी से रिक्वेस्ट कीजिए ना, वो हमें जाने दें, क्योंकि हमारा भी इंडिया में गुलेरिया हाउस पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है। दादी माँ, मेरी फ्रेंड को मेरी ज़रूरत है। रिया की इस बात पर अब इससे पहले कि आयशा मारवा कोई भी जवाब देती कि तभी अब यहाँ पर सभी के कानों में ही एक दमदार आवाज़ आती है, जो कि कह रही थी, कोई कहीं भी नहीं जाएगा। अब इस दमदार आवाज़ को सुनते ही अब तीनों बच्चे जब पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं तो उनके सामने यहाँ पर खुद किंग खड़े थे। किंग को वहां पर देखकर अब रिया कहती है, प्लीज प्लीज जाने दीजिए ना हमें। हाँ, आपको पता नहीं है कि वहां पर मेरे नानू के घर पे क्या कुछ हो गया है। रिया की इस बात पर अब किंग कहते हैं, कह दिया ना मैंने, कोई कहीं नहीं जाएगा एंड इट्स फाइनल। और रिया, मेरी अब्सेंट में आपने सिर्फ गेम खेला है और इसके अलावा अपना कोई भी रूटीन आपने फॉलो भी नहीं किया है। मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से पता है। मेरे ख्याल से आपको अपने इनकम्प्लीट काम को अब करना चाहिए। इससे पहले कि आपके लिए कोई पनिशमेंट मैं पहले से ही डिसाइड कर दूँ। ये सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है, बड़ी प्लीज जाने दीजिए ना। वो पिंकी और लतिका को हमारी इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये सुनते ही अब किंग कहते हैं, आर्यन अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस के लिए जाओ। और अलेक्जेंडर, आपके एक पेट एनिमल की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आपको उसकी केयर करनी चाहिए। क्योंकि किंग अब यहाँ पर तीनों बच्चों को उनके काम बता देते हैं। वो यहाँ पर उनकी कोई भी बात नहीं सुनते और अब वो यहाँ पर रिया को कहते हैं, रिया, क्या आपने टेक्नोलॉजी की बुक कंप्लीट कर ली है? क्या आपने उसे पूरी तरह से पढ़ लिया है? किंग की ये बात सुनते ही अब रिया कहती है, नहीं, वो तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। इस बात पर अब किंग एकदम से गुस्सा हो जाते हैं और अब वो गुस्से में ही रिया से कहते हैं, बाद में कब? क्या तुम कोई काम समय पर नहीं कर सकती हो क्या? देखो, मेरी एब्सेंट में जो आपने अपना रूटीन फॉलो नहीं किया है वो भी पेंडिंग में है और साथ के साथ अभी करंट वाला भी करना है। ये कहते हुए ही अब किंग आर्यन और अलेक्जेंडर को देखने लगते हैं तो वहीं वो दोनों अभी किंग की आंखों को पढ़कर अपनी नज़रों को अब नीचे झुकाते हुए ही खड़े थे, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि यहाँ पर वो उनसे गुस्सा है। इधर अब अलेक्जेंडर कहता है, बड़ी, अगर हम वहाँ नहीं जा सकते हैं तो क्या आप हमें इतना बता सकते हैं कि ये न्यूज़ फेक है या रियल है? देखिए, आपको तो इसके बारे में ज़रूर पता होगा ना। प्लीज़ हमें बहुत ही बुरा लग रहा है ये खबर सुनकर। प्लीज़ हमारे मन की शांति के लिए बस इतना ही क्लियर कर दीजिए। अब उसकी ये बात सुनकर अब किंग कहते हैं, ये एक फेक न्यूज़ है। आपके मामा अपनी फैमिली के साथ पेरिस में ही है। और हाँ, पिंकी भी अब आपके मामा के साथ ही आ गई है। और हाँ, आने वाले वक्त में लतिका भी राजमहल में वापस आ जाएगी। तो तुम लोग इसके बारे में चिंता मत करो, ये पूरी तरह से एक फेक न्यूज़ है। इफ़ यू ऑल आर हैप्पी देन गो टू योर वर्क। ये सुनते ही अब तीनों ही बच्चों के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अब वो यहाँ पर निश्चिंत हो गए थे कि उन्होंने जो कुछ भी न्यूज़ में देखा वो सब झूठ है। तो वहीं अब आयशा मारवा भी अब एक राहत की सांस लेती है, क्योंकि जब आयशा मारवा को बच्चों से इस खबर के बारे में सुना तो सच में आयशा मारवा को भी इस न्यूज़ के ऊपर यकीन नहीं हुआ था। आर्यन और अलेक्जेंडर तो अपने काम को करने के लिए किंग के कहे अनुसार चले जाते हैं। तो वहीं रिया अभी भी यहाँ पर किंग के सामने ही खड़ी थी और अब वो किंग के बिल्कुल पास जाकर कहती है, बस एक बार पिंकी और लतिका के साथ वीडियो कॉल कर लूँ। देखो, अब मेरा बड़ा मन कर रहा है उनसे बात करने के लिए। रिया की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर किंग कहते हैं, नो मीन्स नो। और ये सुनते ही अब रिया कहती है, प्लीज। इस बात पर अब किंग को गुस्सा आता है और अब किंग कहते हैं, नो। इस बात पर अब रिया फिर से कहती है, ये तो सच में बहुत ही खड़ूस बड़ी हैं अलेक्जेंडर के।
और ये कहते हुए ही रिया वहाँ से अपना पैर पीटते हुए चली जाती है। इधर रिया को इस तरह से गुस्से में जाता हुआ देखकर अब किंग कहते हैं ये कितनी जिद्दी है हाँ छोटी अनिका। ये कहते हुए ही किंग अब आयशा से कहते हैं वैसे तुम क्यों जिद नहीं करती आयशा हाँ। इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है ये क्या अब मेरी उम्र है जिद करने की। अरे जिद तो बच्चे करते हैं, मैं अब कोई बच्ची थोड़ी ही ना हूँ। इस बात पर अब किंग कहते हैं तो क्या जब तुम इतनी इस छोटी अनिका की एज की थी तो क्या तुम जिद करती थी आयशा। किंग के इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है उस एज में मैंने और नताशा ने बस अपनी माँ को टॉर्चर होते हुए ही देखा है। मुझे आज भी वे दिन याद हैं कि माँ मेरे और नताशा के लिए खाना बना रही थी। उसी वक्त वो शराब भी आ गया था। वो माँ ने कहा कि तुम दोनों में से कोई एक छुप जाओ और मैं जल्दी से जाकर दरवाजे के पीछे छुप गई थी क्योंकि जैसे ही माँ ने ये कहा मैंने बिल्कुल ही वैसे किया। और जैसे ही वो शराबी आया वो वहाँ पर आते ही अब माँ से कहता है तुम क्या रोज रोज ये खाना बनाती हो हाँ। क्या अच्छा खाना बनाना नहीं आता है क्या तुम्हें हाँ। और ये कहते हुए ही अब वो एक गर्म चिमटे को माँ के पास लेकर जाने ही वाला था कि तभी नताशा ने उसके हाथ को गैस के बर्नर पर ही रख दिया क्योंकि नताशा के अंदर तो गुस्सा शुरुआत से ही था। वो किसी से भी नहीं डरती थी, इवन उस शराबी से भी नहीं। और अब यहाँ पर जैसे ही नताशा ने उसके हाथ को उस जलते हुए बर्नर पर रखा तो वो शराबी चिल्लाते हुए वहां से भागने लगता है। मुझे आज भी याद है कि वो मेरी माँ को कितना परेशान करता था। अरे उस समय मैं जिद करती भी तो किसके सामने करती क्योंकि वो समय मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। एक नताशा ही थी उस समय जो उस शराबी को हैंडल कर सकती थी। और शायद इसीलिए ही भगवान ने नताशा को हमारी ज़िंदगी में भेजा था क्योंकि ना माँ को लड़ाई झगड़े पसंद हैं और ना ही मुझे। अब नताशा अब यहाँ पर आयशा मारवा की इस बात पर अब किंग कहते हैं तो ठीक है फिर मुझे ये बताओ कि नताशा किसकी बेटी है। क्या तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें नहीं बताया कि नताशा कौन है। और सबसे बड़ी बात कि उसका चेहरा तुम्हारे जैसा क्यों है क्योंकि दिखने में तो वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही दिखती है। इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है इस बात का जवाब तो माँ ही आपको दे सकती थी। उन्होंने कभी बताया नहीं और मैंने कभी उनसे पूछा नहीं। लेकिन हाँ एक सवाल आज मैं आपसे पूछती हूँ क्या आप मेरी माँ से सच में प्यार करते थे। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे सवाल का जवाब अब दें। अगर आप मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं देंगे तो भी चलेगा, मैं अपने जवाब का वेट करूंगी। इस बात को सुनकर अब किंग कहते हैं आयशा ठीक है अभी रूम में चलो, वहीं रूम में चलकर ही इसके बारे में बात करते हैं। किंग की इस बात पर अब आयशा मारवा अब हाँ में अपना सिर हिलाती है। और अब ये सुनकर आयशा मारवा और किंग दोनों ही अब रूम की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि ये दोनों अभी एक कमरे के बाहर ही खड़े हुए थे। इधर जहाँ एक तरफ आयशा और किंग दोनों कमरे में चले जाते हैं तो दूसरी तरफ कैलाश अधिकारी के पैलेस में आज तक वो सभी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ कैलाश अधिकारी अब अपने फ़ोन से ब्लैक कैट के नंबर पर एक मैसेज टाइप करते हुए कहता है जिसमें कैलाश अधिकारी ने लिखा था और उसने लिखा था तुमने मुझसे जो कहा था ब्लैक कैट वो काम हो गया है, मैंने उसे कर दिया है। और हाँ मैं आकाश गुलेरिया को यहाँ से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। मैं ध्यान रखूंगा कि यहाँ पर आकाश गुलेरिया मेरे साथ रहता है, इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता ना चले। इसे टाइप करने के बाद कैलाश अधिकारी अब उस मैसेज को ब्लैक कैट के नंबर पर सेंड कर देता है और वो भी अब यहाँ अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब पिंकी कहती है जो कि अभी कैलाश अधिकारी के साथ ही थी नानू पापा कब तक सोएंगे उनसे आप प्लीज जाकर पापा को जगाइए ना। अरे उन्हें कितना समय हो गया है सोते हुए। अभी यहाँ पर पिंकी की ये बात सुनते ही अब कैलाश अधिकारी कहते हैं बेटा जब आपके पापा को होश आ जाएगा तो आप अपने पापा के साथ खेलना। अभी तो उन्हें मैं भी नहीं जगा सकता हूँ। अभी आप अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ। अब अपने नानू की ये बात सुनते ही अब पिंकी कहती है ओके नानू। और यहाँ पिंकी अब अपने नानू की बात को मानते हुए अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं श्रेया पिंकी के जाने के बाद अपने पापा से कहती है क्या बात है पापा, आप हमें इस तरह से अचानक से यहाँ पर पेरिस में लेकर क्यों आ गए। दिल्ली में हमें कोई खतरा था क्या हुआ है। जरूर आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। यहाँ पर
श्रेया की इस बात पर अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, बेटा बेटा क्या आपको आपके पापा पर भरोसा नहीं है क्या श्रेया? अब अपने पापा की ये बात सुनते ही श्रेया कहती है, पापा ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं होता तो क्या क्या आपके एक बार कहने से मैं यहाँ इतनी दूर पेरिस से आ जाती क्या? आप मुझे अपने पापा के ऊपर पूरी तरह से भरोसा है। श्रेया के इस बात पर अब कैलाश अधिकारी कहते हैं, तो फिर अभी कोई सवाल जवाब नहीं, अभी जाओ और जाकर अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ और हाँ अभी थोड़ा सा आराम करो, उसके बाद हम डिनर पर मिलते हैं। अपने पापा की इस बात पर अब श्रेया कहती है, ठीक है पापा, और वो यहाँ पर अब आरव के साथ अपने रूम की तरफ जाने लगती है। और यहाँ पर श्रेया के जाने के बाद अब कैलाश अधिकारी भी अब अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। इधर इंडिया में दिल्ली की में मल्होत्रा हाउस में यहाँ पर नेत्रा ने शीला को अब तक ढूंढ निकाला था। नेत्रा ने शीला को पकड़ा हुआ था और वो अब अपने हाथों को उसके गले पर रखे हुए थी। नेत्रा ने यहाँ पर शीला के गले को दबाया हुआ था और अब वो उसे दबाते हुए ही कहती है, कब तक भागोगी हाँ मुझसे? ये कहते हुए ही नेत्रा अब शीला के अब एक हाथ की हड्डी को तोड़ने ही वाली थी कि तभी अब यहाँ पर शीला अब अपने शरीर की सारी ताकत लगाकर अब वो यहाँ पर नेत्रा को एक जोर का धक्का दे देती है। और अब वो उसे जोर का धक्का देते हुए अब शीला फिर से दूसरी तरफ भागने लगती है। तो वहीं नेत्रा भी अभी अपने आप को बैलेंस करते हुए वो अब सीधा ही शीला के पास जाकर अब उसे फिर अब एक जोर का धक्का दे देती है। जैसे ही नेत्रा ने शीला को धक्का दिया तो उस धक्के की वजह से शीला यहाँ पर एक बुक शेल्फ से टकराती है और वो यहाँ पर नीचे गिर जाती है। तो वहीं उसका हाथ अब यहाँ पर एक बटन पर लगता है जिससे कि वो बुक शेल्फ अब एक स्लाइडर की तरह पीछे खिसक जाता है। जैसे ही यहाँ पर यह स्लाइडर पीछे खिसकता है तो उसकी आंखों के सामने ही भी यशवंत मल्होत्रा की वो लैब थी जिसमें थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर यशवंत मल्होत्रा को यहाँ से लेकर जाया गया था। वहाँ फर्श पर खून की कुछ बूंदें देखकर अब शीला एकदम से ही हैरान हो जाती है, क्योंकि इस चीज के बारे में तो शीला को भी नहीं पता था, क्योंकि ये बटन एक्सीडेंटली शीला के हाथों से प्रेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस खून को देखकर अब शीला बहुत ही हैरान थी कि आखिर ये खून किसका है। और उस खून को देखते हुए ही अब शीला नेत्रा से कहती है, यहाँ पर कोई था नेत्रा? शीला की ये बात सुनते ही अब नेत्रा शीला को उठाकर अब उस लैब में लेकर आ जाती है। और अब वो वहाँ पर शीला से कहती है, यहाँ पर कौन था? इस बात पर अब शीला कहती है, मुझे क्या पता कि यहाँ पर कौन था, और वैसे भी अगर मुझे पता होता ना तो मैं तुम्हें नहीं बताती। अरे तुम्हें भरोसा ही नहीं है ना मेरे ऊपर, तो भला मैं तुम्हें कुछ भी क्यों बताती। शीला की ये बात सुनते ही अब नेत्रा शीला को अब एक जोर का थप्पड़ मारते हुए ही कहती है, तुमने जो कर्म किए हैं ना शीला, उसे देखकर तो मैं कह सकती हूँ कि तुम पर मैं तो क्या कोई भी भरोसा नहीं कर सकता है। सच बताऊं तो तुम भरोसा करने के लायक हो ही नहीं। और ये कहते हुए ही नेत्रा अब शीला के बालों को पकड़कर कहती है, मुझे बताओ शीला, यहाँ पर कौन था? देखो तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपा सकती हो, वरना मैं तुम्हारी हड्डियों का वही हाल करूंगी जो एक वक्त पर तुमने आयशा मारवा की हड्डियों का करवाया था। और सॉरी, वो तो तुमने अपनी बहन स्वाति के लिए प्लान किया था ना सालों पहले, लेकिन अब वो सब तुम्हारे साथ होगा। नेत्रा की इस बात पर अब शीला कहती है, मैं उससे नफरत करती हूँ। अरे मेरे बाप ने मेरी माँ को धोखा दिया था और वो स्वाति उस धोखे की ही निशानी है, इसलिए उस स्वाति से तो मैं बचपन से ही नफरत करती थी। ये सुनते ही भी यहाँ पर नेत्रा भी अब जोर जोर से हंसने लगती है और वो अब शीला को कहती है, अरे तुमसे बड़ी बेवकूफ़ औरत मैंने सच में आज तक नहीं देखी है शीला। अरे क्या कोई सच में इतना बड़ा बेवकूफ़ भी हो सकता है? तुम्हारे मन में जो चल रहा था तो तुमने अपनी माँ से बात करनी चाहिए थी ना, तो तुम्हें पता चल जाता। अरे तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। कविना अवंतिका को सच बताऊं तो पता ही नहीं था कि वो जिस बच्चे को जन्म देने वाली है वो तुम्हारे पापा की औलाद है,
क्योंकि तुम जो अपने बाप के बारे में कह रही हो कि वो तुम्हारी माँ को धोखा दे रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन खुद कवि अवंतिका को भी इसके बारे में पता नहीं था। नेत्रा की ये बात सुनते ही अब शीला को मानो एकदम 440 वोट का एक शौक लगता है और वो बस हैरानी से अब नेत्रा को ही देख रही थी कि आखिर ये सब कैसे पॉसिबल है। तो वही नेत्रा अब शीला की हैरानी को समझते हुए ही कहती है, और छोटी बहन को बुरा लगा, हाँ, या फिर अपनी गलती पर ओ सॉरी, अपने किए हुए पाप पर बुरा लग रहा है। वैसे तुम किसी की सगी नहीं हो शीला, तो तुम्हें अब बुरा भी नहीं लगना चाहिए। और ये कहते हुए ही नेत्रा फिर से एक पंच शीला को मारते हुए ही कहती है, देखो शीला, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। तुम्हें आने वाले 48 घंटे के अंदर हमारे वो दोनों आदमियों की इन्फॉर्मेशन मेरे पास लेकर आनी है। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हें मैं बिल्कुल जान से मार दूंगी। और हाँ माय डार्लिंग शीला, भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगी। ये तो तुम्हें अभी ही पता चल गया होगा। और ये कहते हुए ही नेत्रा वहाँ से जाने लगती है। तो वहीं यहाँ पर अब शीला नेत्रा के जाने के बाद अब अपनी ही हैरानी में यही सोच रही थी कि मैं इतने सालों से स्वाति से सिर्फ इसलिए नफरत करती थी क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे पापा मेरी माँ से ज़्यादा उस रानी से प्यार करते थे और इसी की वजह से ही स्वाति पैदा हुई थी और शायद इसलिए हम तीनों भाई बहन में वो स्वाति से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। मुझे तो आज तक यही सब लग रहा था, इसलिए मैं कभी स्वाति को अपनी बहन समझ ही नहीं पाई। और इसीलिए क्योंकि हम तीनों में ही मैंने प्यार में एक डिफरेंस होते हुए देखा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है?